हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आइए, एक हम रिसेंट में रिपोर्ट आया था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, रामनाथ कोविंद रिपोर्ट। तो हम उसी पर अभी चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की गई हैं और संविधान के किन भागों और किन अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, और किन नए अनुच्छेदों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो कोविंद समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए रोड मैप जारी कर दिया है और संविधान में कहां कहां संशोधन किया जाएगा उसकी भी सिफारिशें की है। तो देखिए, आज़ादी के बाद पहले 2 दशकों में आम चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, ठीक है। और ये कब से कब तक हुआ? तो 1951-52 का इलेक्शन, 1957, 1962 और 1967 में चुनाव एक साथ होते थे। एक साथ चुनाव कराने पर भारत के विधि आयोग की 2018 की मसौदा रिपोर्ट के अनुसार 1968-69 में कुछ राज्य विधानसभाओं के विघटन, उसके बाद 1970 में लोकसभा के विघटन और उसके बाद 1971 में हुए आम चुनाव ने इस चक्र को बाधित कर दिया। मतलब किस चक्र को? जो चुनाव एक साथ होते थे, जो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव 1967 तक एक साथ होता था, उसके चक्र को बाधित कर दिया। तो सरकार के द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था सितंबर 2023 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 15 मार्च को प्रस्तुत की, ठीक है, और उन सिफारिशों को सरकार ने अब मंजूर कर लिया है। इसके अलावा विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए 5 साल में एक बार चुनाव होने चाहिए ताकि देश में विकास ना रुके और खर्च में कमी आए। तो ये जो 2-3 मेन आधार है, इसी के आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। तो अब देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, जो चर्चा है, उसकी उत्पत्ति कब से हुई है, कब से एक साथ चुनाव कराने की मांग हो रही है। तो भारतीय चुनाव आयोग ने 1983 में अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें लोकसभा और राज्य में विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की बात कही थी। तो ये ध्यान रखना है। फिर भारत के विधि आयोग ने 1999 में चुनावी कानूनों में सुधार पर अपनी रिपोर्ट में चुनाव सुधार के रूप में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश का समर्थन 2015 में भी किया गया था, जब कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय अस्थायी समिति ने अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था कि एक साथ चुनाव कराने से दीर्घकालिक सुशासन को लाभ पहुंचेगा। इसके बाद न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता में विधि आयोग ने 30 अगस्त 2018 को एक मसौदा रिपोर्ट पेश किया। इसमें उन्होंने कहा कि संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में उचित संशोधन किए बिना संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कहा गया कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संवैधानिक संशोधन की पुष्टि होनी चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट है, जो BS चौहान की अध्यक्षता में विधि आयोग ने पेश किया था, उसमें उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करना होगा, फिर संविधान के मौजूदा ढांचे में संशोधन करना होगा, साथ ही संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों से 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन को पास करना होगा, तभी हम चुनाव करा सकते हैं। इसी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ शर्तें भी शामिल की गई। वो क्या था? तो लोकसभा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में कटौती या विस्तार। दूसरा, संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन। तीसरा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन। चौथा, इन संवैधानिक संशोधन के लिए राज्यों का अनुसमर्थन। तो एक तो स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास करना होगा, उसके बाद जो राज्यों का अनुसमर्थन है
उसको भी इसमें शामिल करना होगा। ठीक है, तभी हम एक साथ चुनाव करा सकते हैं। इन चुनावों को कराने के लिए जो कोविन पैनल है उन्होंने 2 चरणीय प्रक्रिया की सिफारिश की है। पहला, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराए जाएंगे। दूसरा, नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनाव को इस तरह से समन्वित किया जाएगा कि वे आम चुनाव के 100 दिन के भीतर आयोजित किए जाएं, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए उपकरणों, जनशक्ति और अन्य संसाधनों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होगी। तो फर्स्ट चरण में हम लोकसभा का चुनाव और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराएं, और ये चुनाव होने के बाद 100 दिन के भीतर फिर हम नगर पालिका और पंचायत का चुनाव करा सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संविधान में पूर्ण कार्यकाल और अधूरी अवधि जैसे अवधारणाओं को शामिल करने के लिए संशोधन करना होगा, जहां विधानसभा का सदन अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग कर दिया जाता है। तो आपको पता ही है, कई बार जो है विधानसभा का सदन पहले ही भंग हो जाता है। ठीक है, रिपोर्ट में पूर्ण कार्यकाल को परिभाषित किया गया है। तो पूर्ण कार्यकाल किसको कह रहे हैं? तो लोकसभा या विधानसभा की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष, जिसके अंत में सदन विघटित हो जाएगा, 5 वर्ष की इस अवधि को इसके पश्चात पूर्ण कार्यकाल कहा जाएगा। तो जो लोकसभा या विधानसभा की फर्स्ट बैठक होगी, प्रथम बैठक, तो उसके बाद जो 5 साल का कार्यकाल है उसी को इन्होंने क्या कहा है? पूर्ण कार्यकाल। फिर इस रिपोर्ट ने अव्यवस्थित अवधि को भी परिभाषित किया है, जहां लोकसभा या विधानसभा अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है तो उसके विघटन की तिथि और उसकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष की अवधि के बीच की अवधि को उसका अव्यवस्थित कार्यकाल कहा जाएगा। ठीक है, तो जैसे पूर्ण कार्यकाल है वो 5 साल का है, और अगर इस बीच में विघटन हो जाता है तो जो पहली बैठक हुई थी उस नियत तिथि से लेकर 5 वर्ष के बीच की अवधि को ये क्या कह रहे हैं कि अव्यवस्थित अवधि के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोकसभा और राज्य चुनाव एक ही समय में अपने कार्यकाल के अंत तक पहुंचे, पैनल ने एक मुश्त अस्थायी उपाय भी सुझाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आम चुनाव के बाद जब लोकसभा का गठन हो जाएगा तो राष्ट्रपति उसी तारीख को अधिसूचना जारी करके जिस तारीख को लोकसभा की पहली बैठक होगी, संक्रमण के प्रावधानों को लागू करेंगे, और इस तारीख को इन्होंने क्या नाम दिया है? तो नियत तारीख कहा जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा की जो प्रथम बैठक हो रही है उस तिथि को ये लोग नियत तारीख कह रहे हैं। एक बार संक्रमणकालीन प्रावधानों के लागू हो जाने पर नियत तिथि के बाद किसी भी चुनाव में गठित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा, भले ही उन विधानसभाओं का गठन किसी भी समय हुआ हो। ठीक है, तो इनका कहना है कि लोकसभा की जो प्रथम बैठक होगी तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया है? नियत तारीख। और नियत तारीख अगर घोषित हो गया है, जो राष्ट्रपति घोषित करेगा, तो उसके बाद अगर कोई भी विधानसभा का कार्यकाल बाद में भी खत्म होने वाला है तो उसके पहले समाप्त हो जाएगा, तभी हम एक साथ चुनाव करा सकते हैं। इस पैनल ने संविधान में कुछ संशोधन की भी सिफारिश की है, तो वो देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन। तो प्रमुख सिफारिशों में अनुच्छेद 83 क्या कहता है कि संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है, और अनुच्छेद 172 किससे संबंधित है? तो राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है। तो इसमें संशोधन करना होगा। तथा अनुच्छेद 82A इन्होंने कहा है कि एक साथ चुनाव करने की प्रक्रिया को शामिल करना होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 82A को शामिल करना पड़ेगा।
देखिए अनुच्छेद 83(2) है क्या, जो वर्तमान में लोकसभा की अवधि से संबंधित है। यह कहता है कि लोकसभा जब तक पहले भंग नहीं हो जाती तब तक वह अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहेगी और इससे अधिक नहीं। ठीक है, और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति सदन के विघटन के रूप में मानी जाती है। ठीक, हालांकि पैनल ने इस 5 वर्ष की अवधि को संशोधित करके उसका नाम पूर्ण अवधि कहने का सुझाव दिया है। ठीक है, उसी प्रकार अनुच्छेद 172 में कहा गया है कि अनुच्छेद 83(2) के समान ही इसमें भी प्रावधान है। वो क्या है कि जो राज्य विधानसभाओं की अवधि को रेखांकित करता है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहेगी, इससे अधिक नहीं रहेगी। तो कहने का सामान्य सा अर्थ है कि अनुच्छेद 83(2) और अनुच्छेद 172 दोनों में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 83(2) में जब लोकसभा की पहली बैठक हो रही है उसके बाद उसका कार्यकाल 5 साल तक चलेगा। ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 172 में जो भी विधानसभा है वो अपनी पहली बैठक से अगले 5 सालों तक कार्य करती रहेगी। इसके साथ ही अनुच्छेद 83 और 72 दोनों ही सदनों के कार्यकाल को केवल आपातकाल के दौरान ही सीमित रूप में बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, अब अनुच्छेद 82(1) का समामेलन इसमें संविधान में शामिल करने की बात की जा रही है। तो अनुच्छेद 82(a)(1) क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि पर जारी अधिसूचना द्वारा इस प्रावधान को लागू करने की अनुमति देगा कि ऐसी अधिसूचना की तारीख को क्या कहेंगे, नियत तारीख कहा जाएगा। ठीक है, यह अस्थायी प्रावधान उस प्रक्रिया को निर्धारित करेगा जिसके माध्यम से देश एक साथ चुनाव की प्रणाली में परिवर्तित हो सके। अनुच्छेद 82(a)(2) के तहत क्या कहा गया है कि जो नियत तिथि है उसके बाद किसी भी आम चुनाव में गठित सभी राज्य विधानसभाएं लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 82(a)(3) के तहत 82(a)(1) में निर्दिष्ट पूर्ण अवधि की समाप्ति के बाद चुनाव आयोग को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना होगा। ठीक है, तो आप सबको पता है कि संविधान के भाग 15 के प्रावधान इन चुनावों पर आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे जिन्हें चुनाव आयोग निर्दिष्ट कर सकता है। पैनल के अनुसार राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 82(a)(4) के तहत आदेश द्वारा किसी भी विधानसभा के चुनाव में देरी करने की शक्ति भी होगी। ठीक है, तो कोई विधानसभा देरी से चुनाव कराया जाएगा, ये अधिकार किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को, और वो आदेश जारी कर सकते हैं। और ये कब किया जाएगा, चुनाव में देरी कब हो सकती है, जब चुनाव आयोग यह राय दे कि किसी विधानसभा के चुनाव आम चुनाव के समय नहीं कराए जा सकते हैं, तो वह राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा यह घोषित करने की सिफारिश कर सकता है कि उस विधानसभा के चुनाव बाद की तारीख में कराए जा सकते हैं। तो ये भी प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 324 आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, तो इसमें उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 324(a) शामिल किया जाएगा। इसमें क्या जो कहने की बात की गई है, तो नगर पालिकाओं और पंचायत के लिए समकालीन चुनाव कराने के लिए एक नया प्रावधान अनुच्छेद 324(a) जोड़ना होगा। यदि नगर पालिकाओं और पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से निर्धारित तिथि से 5 वर्ष से पहले समाप्त हो जाता है, तो मध्यावधि चुनाव के बाद गठित स्थानीय निकायों का कार्यकाल उनके कार्यकाल की शेष अवधि तक अगले आम चुनाव तक जारी रहेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे जो नगर पालिका हैं और पंचायत हैं उनका कार्यकाल जैसे 5 साल का है और वो बीच में ही समाप्त हो गए, लाइक कि वो 3 साल में ही
विघटित हो गए, समाप्त हो गए। तो कितना समय बच गया? 2 साल। तो अब जो चुनाव कराए जाएंगे और उसके द्वारा जो नगर पालिका और पंचायत में जो चुन के आएंगे वो 2 साल तक कार्य करेंगे। ठीक है, उनकी कार्य की अवधि क्या होगी? स्थानीय निकाय की कार्य की अवधि मात्र 2 साल की होगी। ठीक, आपको पता है कि अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन क्या करता है? चुनाव के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण है। ठीक है, इस नए खंड को जोड़ने से संसद को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करने की अनुमति मिल जाएगी कि स्थानीय निकायों के चुनाव आम चुनावों के साथ कराए जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें अनुच्छेद 324 ए जोड़ देते हैं तब। अनुच्छेद 325 में संशोधन, तो इसमें भी संशोधन की बात कही गई है। वर्तमान में 325 में क्या है? संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी सदन के लिए निर्वाचन हेतु प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होगी। तो जो एक सामान्य मतदाता सूची की बात है वो किसमें शामिल है? अनुच्छेद 325 में शामिल है। कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर ऐसी किसी सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं होगा या किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें हम मतदाता सूची में शामिल नहीं करेंगे। पैनल ने इस प्रावधान में नगरपालिका और पंचायत चुनाव को शामिल करने के लिए इसे संशोधित करने का सुझाव दिया है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो अनुच्छेद 325 है जो एक सामान्य मतदाता सूची तैयार करता है उसमें संशोधन करने की जरूरत है, तभी हम नगरपालिका और पंचायत का चुनाव भी साथ में करा सकते हैं। कहती है इसका दूसरा भाग कि राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित तिथि से लोकसभा, राज्य विधानसभा या नगर पालिका या पंचायत में चुनाव के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक एकल मतदाता सूची तैयार करनी होगी। ठीक है, और इसके लिए क्या कर सकता है? तो चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोग से परामर्श ले सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 325(3) के तहत तैयार मतदाता सूची अनुच्छेद 325 के तहत चुनाव आयोग या अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत राज्य चुनाव आयोग द्वारा पहले तैयार की गई मतदाता सूची का स्थान लेगी। तो ये कह रहे हैं कि इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 325(3) जोड़ना है और इसी के तहत हम क्या करेंगे? एक एकल मतदाता सूची बनाएंगे जिसमें इसी के तहत हम लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और जो नगर निगम है, जो नगर पालिका है उसका चुनाव कराएंगे। ठीक है, तो ये संविधान में शामिल करने की बात कह रहे हैं। अभी जो वर्तमान में प्रावधान है वो किसमें है? तो लोकसभा और विधानसभा के लिए एकल मतदाता सूची अनुच्छेद 325 में है। अनुच्छेद 243 के जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एकल मतदाता सूची की बात करता है और अनुच्छेद 243 जेड ए जो है ये नगर पालिका के मतदाता सूची की बात करता है। ठीक है, तो इन सबको हटा के एक ही रह जाएगा, वो है अनुच्छेद 325(3). अन्य जो संशोधन है वो क्या है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 5 में संशोधन का सुझाव दिया गया है। इसमें दिल्ली सरकार की विधानसभा के लिए 5 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। संशोधित धारा में कहा जाएगा कि विधानसभा यदि पहले भंग नहीं कर दी जाती है तो अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के साथ होगा। तो वही बातें कही जा रही है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विधानसभा है उसका भी चुनाव जो है नियत तिथि की अगर घोषणा कर दी जाती है तो अगर उनका कार्यकाल का विस्तार भी है तो जो लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल खत्म होने वाला होगा तो उनकी भी अवधि क्या होगी?
समाप्त हो जाएगी। दूसरी जो एक संशोधन की बात की जा रही है, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 की धारा 5 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 17 में भी यही खंड प्रदान किया गया है। इस प्रकार पैनल इन कानूनों में विधानसभाओं के 5 वर्ष के कार्यकाल को संशोधित करके पूर्ण कार्यकाल कहने का सुझाव दे रहा है। ठीक है, तो जो हम पहले 5 वर्ष की अवधि बोलते थे, अब उनको ये कह रहे हैं कि पूर्ण कार्यकाल बोलो भाई। तो जो कुछ विशेषज्ञ हैं वो क्या बोल रहे हैं कि इस संशोधन में समस्या है। पहला चीज कि संविधान के मूल ढांचे के साथ यह छेड़छाड़ करेगा, क्योंकि विधानसभाओं का कार्यकाल क्या है, अभी अनिश्चित हो जाता है। संविधान ने विधानसभाओं के लिए 5 साल का एक निश्चित कार्यकाल दिया है। संशोधन से ऐसी संभावना पैदा हो सकती है कि इस निश्चित कार्यकाल को 2 साल या 4 साल के लिए कार्यकाल में बदल दिया जाए। तो अगर ऐसा हो तो ये संघवाद के सिद्धांत का क्या होगा, उल्लंघन हो जाएगा। जो संघवाद का सिद्धांत क्या है, संविधान का मूल ढांचा है। साथ ही कोई भी संशोधन जो मूल ढांचे को बदलता है या बदलने का प्रभाव डालता है, संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 1973 के केशवानंद भारती मामले का हवाला देते हुए कहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने 7-6 बहुमत से मूल ढांचे के सिद्धांत को निर्धारित किया था, जो संविधान की मौलिक विशेषताओं की रक्षा करता है। अदालत ने कहा था कि यह मूल ढांचा अटूट है और इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। सो देखना होगा कि आगे कैसे प्रोसीड करती है सरकार। और ये जो ध्यान रखिएगा कि केशवानंद भारती मामला कब का है, तो 1973 का। ये 13 जजों की बेंच थी, जिसमें 7 जजों ने पक्ष में और 6 जो है विपक्ष में अपने जजमेंट को सुनाया था। ठीक है, तो ये टोटली आपने देख लिया कि जो रामनाथ कोविंद पैनल ने है क्या क्या प्रावधान सुझाए हैं, क्या क्या सिफारिशें की हैं, और संविधान के किन किन भागों में हमें संशोधन करना होगा और किन किन अनुच्छेदों को शामिल करना होगा। अब इसका एक और वीडियो हम लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो होगा उसका मतलब पॉजिटिव क्या रहेगा और निगेटिव क्या हो सकता है, तो इसकी भी गहन चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।